नमस्ते। आज हम मिलने जा रहे हैं घनश्याम जी दजीत जी, जिनकी उम्र अभी 81 है। जिन 18 कंट्रीज में जॉब और बिजनेस किया, अलग अलग प्रोजेक्ट खड़ा किए और कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया एंड अदर कंट्री, इसके बारे में यूथ को, यानी आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में मैं उनसे जानकारी मिलना चाहता हूं। मेरे क्लासमेट रमन जी आसोपा, उनके रिलेटिव है, अजय आसोपा जी उनके भी रिलेटिव है। तो मैं दजीत जी को स्वागत करता हूं। नमस्ते। नमस्ते। तो आप आपका इन शॉर्ट बायोडाटा हमारे देश में के, परदेश में के श्रोताओं को लिए आप आपका इन शॉर्ट बायोडाटा बताएं। मैं राजस्थान में बोर्न हुआ था। मेरी फैमिली बम्बई मूव हो गई थी 1940s में, और वहाँ पे फिर मैंने हाई स्कूल आनंद सोसाइटी, आनंद पोद्दार की हाई स्कूल से पास किया, और वहीं पे मैंने बीएससी की। तो जब बीएससी कर रहा था तो उस समय मेरे क्लासमेट सब मुझे बहुत प्रेरणा दे रहे थे कि चलो अपन सब अमेरिका जाते हैं। उस समय की बात है, 1962 की। तो मैंने भी विचार किया, लेकिन ऐसा लगा कि अब मैं वहाँ पे नहीं जा सकूँगा। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की जाने की। तो मैंने ऐसे कहा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि उस समय पैसे की भी बहुत कमी थी। तो मुझे भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि तुझे जो करना है तू कर सकता है, तुझे करना है वो कर। तो मैंने फिर यूएस एम्बेसी में जाके बात की उन लोगों से, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी और मदद की कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में जाकर के तुम अप्लाई करो, और वो अगर तुमको वहाँ पे एडमिशन मिल जाए तो तुम जा सकते हो, और हम तुमको वीज़ा देंगे, स्टूडेंट वीज़ा। तो मैंने किया, और मैंने वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा सेलेक्ट किया, और वहाँ पे मेरा एक दोस्त भी वहीं पे काम करता था। तो उसने मुझे थोड़ी मदद की एडमिशन लेने की। तो वहाँ से फिर मैंने बीएससी इन इंजीनियरिंग की, और वहाँ से बीएससी इंजीनियरिंग करके मैंने जॉब लिया वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन के साथ में इन फिलाडेल्फिया, एंड वहाँ पे मैंने 15-20 साल काम किया। वो लोग वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन बनाते थे पावर प्लांट, स्टीम टर्बाइन, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ से सीमेंस कंपनी ने वेस्टिंगहाउस को खरीद लिया, और आज वो सीमेंस कंपनी बन गई। मैंने वहाँ पे जॉब किया 37 वर्ष तक, और मेरा जॉब वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वो थी कि डिज़ाइन ऑफ द स्टीम टर्बाइन एंड सेल द स्टीम टर्बाइन वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन अमेरिका बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और मेरा जॉब था दूसरी कंट्रियों में जा कर के स्टीम टर्बाइन को सेल करने का। कम से कम मैंने 15 कंट्री में विज़िट किया, और वो सब प्रोजेक्ट के बारे में उनसे निगोशिएशन किया उन लोगों से। उसमें से मैं भी कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नाकाम हुए, लेकिन कम से कम ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फिलीपीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इजराइल, इंडिया एंड कनाडा, इतनी सब कंट्रियों में जाकर के निगोशिएशन किया पावर प्लांट्स के लिए। लोग अमेरिका में बहुत ही सिविलाइज हैं, और उन्होंने वो काफ़ी मुझे हेल्प की उन लोगों ने वहाँ पर। मेरी कंपनी भी बहुत ही, उस ज़माने में कंपनी थी वो बहुत ही अच्छी थी, और आजू बाजू के कोवर्कर वो भी बहुत अच्छे थे।
लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज के यूथ को, यहाँ के यूथ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में लिमिटेशन नहीं है। तुमको जो करना है वो करो, उसके अगर आपको जो करना है उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप में वो निश्चय दृढ़ता है आगे बढ़ने की तो वो सब होएगा आपके लिए। लेकिन आपको मदद भी मिलेगी और आपने स्टीम टरबाइन पे कंसंट्रेशन, आपका डिजाइन करना मेन हाँ स्टीम टर्बाइन। लेकिन वो स्टीम टर्बाइन था, वो स्टीम टर्बाइन पावर होता है 2-3 डिफरेंट फ्यूल से। एक तो न्यूक्लियर, एक कोल बर्न करके और एक गैस। तो वो तीनों में थे हम। तो कम से कम हमने 150 न्यूक्लियर टर्बाइन बनाए वहाँ पे। अच्छा। उसमें 150 में सब में मेरा हाथ नहीं, मेरा हाथ कम से कम 27 न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ। और कोल फायर पावर प्लांट में भी 10 या 15। और गैस लेटली गैस फायर पावर प्लांट में भी 10-15 पावर प्लांट में मेरा हाथ था उसमें। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी कोशिश की थी कंपनी के साथ में। अदर कंपनी रिलायंस है, SR ग्रुप है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कलकत्ता की WAB, और फिर कोई प्राइवेट कंपनी, अदर प्राइवेट कंपनी कई आए, उन लोगों से भी बात की। लेकिन उनके प्रोजेक्ट चले नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू से नहीं चले। हमारे साथ थे, बहुत सक्सेसफुल हो गए थे वो प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट थे कंबाइंड साइकिल, जिसमें एक बाजू तो गैस टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी और उसके जो एग्जॉस्ट निकलता था उससे स्टीम बनती थी, और वो स्टीम से फिर स्टीम टर्बाइन। तो 2 स्टीम टर्बाइन एंड गैस टर्बाइन दोनों इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो उसको कहते हैं कंबाइंड साइकिल। अच्छा। हाँ, तो वो चला था। अब इन दिनों में, अब मेरे रिटायर होने के बाद में 37 ईयर तक मैंने काम किया। रिटायर होने के बाद में अब सीमेंस ने हमारी कंपनी ले ली थी 1999 में। तो अब सीमेंस बड़े जोर से यहाँ पे हमें इंडिया में काम कर रही है। उनको कम से कम 50 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उसमें। तो उसका जड़, उसका रास्ता, पावर प्लांट का रास्ता हमने किया, हमारी कंपनी ने किया। और नाउ अब सीमेंस उसका भोग उठा रही है। अच्छा। आपका ये सीमेंस कंपनी ना, अभी सीमेंस पावर तो आपने जो कंपनी में किया उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? इनिशियली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो प्रोजेक्ट की, कि वो प्रोजेक्ट को डिजाइन करना, उसको प्रोजेक्ट को मैनेज करना और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का। दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेटर ऑन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने डिपार्टमेंट बदला तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सेल्स में, कि मैं जाकर के सेल्स करूँ, खाली प्रोजेक्ट को सेल्स करूँ दूसरी कंपनियों के साथ में। वेरियस कंट्री आप विजिट किए, विच कंट्री इज बेस्ट कल्चर, बेस्ट बिजनेस? आपको कौन से कंट्री में अच्छा लगता था या लगा एक्सपीरियंस, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के फिर कंपनी, इसमें आपको कहाँ से अच्छा अनुभव मिला? बेस्ट कंट्री तो ऑस्ट्रेलिया थी। अच्छा। बड़े बहुत ही स्वीट पीपल थे ऑस्ट्रेलिया में। एंड बड़े जो भी वहाँ पे उनका कल्चर ही अलग है, सबको बहुत मान्यता देते हैं। और जो भी आप उनसे निगोशिएट करो तो ईमानदारी से वो सब व्यापार करते हैं। अच्छा। आपको यानी जब आप अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, थाईलैंड गए,
अलग अलग कंट्री में गए, तो एज ए इंडियन आपका यानी आपके बारे में उन लोगों का क्या ओपिनियन था? ये सब अलग अलग कंट्री में गया, सिंगापुर गया, ऑस्ट्रेलिया गया, यहाँ पे गया, मेरे बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन था उनका। वो लोग हमारे मेरे से बहुत रिस्पेक्टफुल थे। अच्छा, तो आप इंडियन यूथ को आपका यानी अबाउ 50 ईयर यानी आज से 50 साल पहले का कल्चर, जॉब, वहाँ का सर्विस, फैमिली सिचुएशन, एकत्र फैमिली, फिर आज की सिचुएशन, इसके बारे में आपको क्या लगता है? उस फैमिली सिचुएशन उस समय बहुत अच्छी थी अमेरिका में। अमेरिका में जहाँ रहता था वहाँ पे बिजनेस, दूसरी कंट्री में जाओ तो बिजनेस वालों के साथ में खाली डील करते हो, उनके फैमिली के साथ नहीं। लेकिन अमेरिका में फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी थी उस समय, अपने जैसे ही उनकी फैमिली सिचुएशन थी कि फैमिली का साथ में रहना, जॉइंट फैमिली वैसे, और बच्चों को और स्टूडेंट को प्रोत्साहन देना पढ़ने का। धीरे धीरे अमेरिका में वो बदलने लग गया। इसीलिए आज आप देख रहे हो कि यहाँ से हिंदुस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है अमेरिका में, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट इतने स्टडी ओरिएंटेड नहीं है। उनको कुछ और ही करना है हर दम। अच्छा, तो आप इंडियन स्टूडेंट, इंडियन यूथ, इंडियन इंजीनियर, इंडियन एमबीए के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन स्टूडेंट, इंडियन कि तुम्हारा को ये कहता हूँ कि तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी स्ट्रेंथ है। उसको उसकी मजबूत रखो, उसको मजबूत रखो। उसी के बिना हम वहाँ पे कभी कभी वहाँ के गवर्नर को हम न्योता देते थे, बुलाते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे, सब इंडियन मिल करके, तो वो आते थे। तो हमारे गवर्नर ने एक बार बहुत अच्छा समझ किया। उन्होंने कहा कि आपका जो फैमिली रिलेशन है, आप जैसे तुम लोग जैसे अपने बच्चों के लिए इतना प्रेम देते हो, मैं तो उसको सपने में भी देख नहीं सकता। हाँ, कि इतना अच्छा कल्चर है तुम लोगों का, ये उन्होंने कहा। तो हिंदुओं की अमेरिका में बहुत ही मान्यता है। लास्ट 30 ईयर में इंडिया का कल्चर डे बाय डे, फैमिली सिस्टम, ये बिगड़ती जा रही है या सुधरती जा रही है? आपका क्या कहना है? लास्ट 30 ईयर में ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, फ्रैंकली इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूथ। Yes. क्यों कि जब तक यूथ को हम क्या करना चाहिए, हम हमारे माँ बाप के तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, फिर आगे उनकी जो फैमिली बनती है, वो बच्चे लोग भी माता पिता को इन्हों नहीं देखते, तो इनके भी बच्चे इनको नहीं देखते। व्हाट इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? भारत का सबसे गंभीर प्रॉब्लम क्या है, आपको ऐसा लगता है? गंभीर प्रॉब्लम भारत का ये है कि अपन इंडिया के यूथ अब वो अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं। तो उनको उनकी संस्कृति पे ही रहना चाहिए हरदम। अब कम से कम 4 मिलियन इंडियंस अमेरिका में है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम वहाँ पे अमेरिका में के जो हमें सेकंड जनरेशन है, उन्होंने अभी भी अपनी इंडिया के हिंदू संस्कृति का समाधान किया है। वो उनके पेरेंट्स की रखवाली करते हैं, उनको केयर करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, वो जैसे कहते हैं वैसे। इसीलिए तो वो ज़्यादातर
स्कूल में वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट जो हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, हरदम हाईएस्ट डिग्री से आते हैं, हाईएस्ट मार्क से आते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका में प्रेसिडेंट हर साल बेस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द हाई स्कूल व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। अच्छा। बेस्ट स्टूडेंट, प्रेसिडेंट उसको कहते हैं नेशनल प्रेसिडेंशियल अवार्ड, और उसमें 100 स्टूडेंट्स थ्रू द 50 स्टेट्स इनवाइट लेते हैं नेशनल। उसमें से कम 40 स्टूडेंट्स आर इंडियन हिंदू स्टूडेंट्स। तो हर साल एक बार नहीं, हर साल 40 स्टूडेंट्स आते हैं उसमें। तो उनको प्रेसिडेंट को भी ऐसा लगता है कि ये ऐसा इतना बड़ा ग्रुप आता है तो पता चल जाता है कि नहीं, कि ये इमिग्रेंट हिंदू स्टूडेंट्स आए हैं, ये क्यों ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं 40 स्टूडेंट्स। मेरा आपसे ये सवाल है कि बिजनेस का छोड़कर हमें भारत की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, भारत एक संग रखने के लिए, कास्टिज्म करप्शन से दूर रहने के लिए और डे बाय डे कास्ट ओरिएंटेड, कैश ओरिएंटेड एंड क्राइम ओरिएंटेड पॉलिटिक्स बन रहा है, तो आज भारत की गौरवशाली गरिमा बनाने के लिए आपको क्या लगता है, इंडिविजुअल दधीची जी, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी देश बनता है वो इंडिविजुअल से बनता है। हाँ। अब इंडिविजुअल अपनी संस्कृति को स्ट्रॉन्ग बना के रखे तो वो पूरे देश में फैल जाएगी। अच्छा। पूरे देश में फैल जाएगी। और अपने शास्त्रों में देखो तो काफ़ी आइडियल है उसमें, तो उसके मान्यता पे आप चलो तो भारत एक आगे बढ़ेगा। अच्छा। और बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है, 1.4 बिलियन है, तो थोड़ी बहुत इधर भी जाएंगे जो हो रहा है, लेकिन जो कोर उनकी है वो कोर अपने हिंदू संस्कृति के प्रमाण ही है। तो जब तक वो उनके ऊपर रहेंगे इंडिविजुअल, तो वो भारतीय बनेंगे। डे बाय डे यंग जनरेशन स्टडी के बजाय यानी अदर एक्टिविटी में ध्यान दे रहे हैं, गेम्स के तरफ जितने पैमाने पर ख्याल देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। हेल्थ का अवेयरनेस एक तरफ बढ़ रहा है, बीपी, शुगर, अलग अलग हार्ट अटैक, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे, उसकी वजह हमको ट्रेस क्या यानी बढ़ रहा है। तो आपको बीपी शुगर है? मुझे है बीपी शुगर। हाँ। लेकिन वो बीपी शुगर आई है वो ओल्ड एज में आई है। अच्छा। पहले नहीं थी। तो ट्रेस मुक्त यानी तनाव मुक्त समाज के लिए क्या होना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? देखो, बीपी तनाव से तो होती है। हाँ। लेकिन बीपी और शुगर के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी मेडिकल जीन का भी। अब मैं रोज योगा करता हूँ, 15-20 साल से रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तो भी वो बीपी शुगर, मुझे शुगर नहीं है। हाँ। लेकिन बीपी है। लेकिन वो बीपी वो जीन के कारण से वो बीमारी वो मेडिकल है तो वो तो आएगी। उससे योगा से और उससे फर्क बहुत अच्छा पड़ता है कि उसको कंट्रोल में रखती है। तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए अपने संस्कृति में बरोबर आयुर्वेद है, अपनी योगा सिखाया गया है पतंजलि की योगा सूत्र में। तो वो रोज योगा करो, उससे तुम्हारा कैरेक्टर बन जाएगा। अच्छा। हमारे देश के यूथ मैक्सिमम पाश्चिमात्य कंट्री में जाना पसंद करते हैं, प्रिफरेंस देते हैं। हम कहते हैं कि भारत माँ के सुपुत्र ने, ठीक है उधर एजुकेशन के लिए जाओ, लेकिन यहाँ के लोगों को सर्विस देना
जरूरी होते हुए भी वाई यूथ गो टू फॉरेन, यानी आप उसके बारे में इन यूथ को क्या, भारतीय यूथ को क्या करना कहना चाहते हैं? भारतीय यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि तुमको सर्विस, ह्यूमन सर्विस दे रही है, चाहे यहाँ दो चाहे बाहर जाके दो, वो दोनों का फायदा सबको मिलेगा, इनको भी मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल नहीं, ये फैक्ट है। आज कोई कंट्री में प्रॉब्लम है कि उनके पास ये डॉलर की एक्सचेंज कम है, भारतीय यूथ इतने गए वहाँ पे अमेरिका लास्ट 50 साल में, आज उनको वो वापस $100 बिलियन साल के रेमिटेंस भेजते हैं। इट्स मोर देन द एनी अदर कंट्री की इकोनॉमी इवन। सो वहाँ जाना कोई बुरा नहीं है, उनको सर्विस करना बुरा नहीं है, उनको भी ये सर्विस करना। तो वो $100 बिलियन यहाँ पे वापस आते हैं, तो वो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं यहाँ की ग्रोथ के लिए, सबकी ग्रोथ के लिए। और अब हमारे टाइम पे क्या था कि यहाँ पे इतनी इकोनॉमी नहीं थी, तो इसलिए, लेकिन एजुकेशन, भारतीय यूथ इतने स्मार्ट थे कि उनको ऐसे होता कि मैं क्या करूँ, मेरे पास स्मार्टनेस इतनी है, तो वो जाते थे दूसरी कंट्री में, इसलिए उनको वहाँ पे जॉब मिलता था। इसीलिए आज देखो वो स्मार्ट स्टूडेंट वहाँ पे CEO बन गए, प्रोफेशनल बन गए, ऑफिसेस, उन्होंने बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस किए हैं, इतने होटल मोटल बिजनेस कर रहे हैं। वो यहाँ पे उनका पॉसिबल नहीं था उतना करना उस समय में जब वो लोग यहाँ पे थे। तो जाना, वहाँ पे भी सर्विस करना, लेकिन वो पैसा वहाँ कमाते हैं, वो वापस यहाँ भेजते हैं, तो उससे इंडिया का बहुत भाव होता है। अच्छा, हाँ, भेजते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे यहाँ के व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे दोनों कंट्रियों को फायदा होता है। अच्छा, इन शॉर्ट आपने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी, आपका कार्य, आपका जीवन का आलेख आपने बताया। तो मैं हमारे श्रोता को रिक्वेस्ट करूँगा, ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो। और मैं ददीची जी का भी धन्यवाद देता हूँ, उनका बिजी शेड्यूल रहने पर भी उन्होंने हमारे सब एडिटर अजय आसोपा, इन्होंने मुझे जब कहा, फिर रमन जी मेरे क्लासमेट लेक्चरर थे वो दयानंद में, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने एक जानकारी इंडियन यूथ, इंडियन कल्चर इनको जो दी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते।